तो आज मैं ना एक थोड़ा डिफरेंट बात करने वाला हूँ फिजिक्स में। अ, तुमने एक डायलॉग सुना होगा, आमिर खान की मूवी थी कि पढ़ाते तो सभी लोग हैं लेकिन पढ़ना कैसे, आज हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, स्पेशली फिजिक्स को लेके, है ना। और बहुत ही मतलब ऐसा प्रिसाइज डिस्कशन है जो शायद तुम्हें पूरी फिजिक्स में ऐसा पैटर्न नजर आएगा कि हाँ ये चीजें हमने पहले कभी न कभी महसूस करी हैं, बट उनको एक नाम नहीं दिया है। तो मैंने उसको एक्चुअली पिछले 15 साल से लगातार मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने फिटजी में पढ़ाया, आकाश में पढ़ाया, तो मैंने कुछ पैटर्न्स देखे हैं फिजिक्स में, है ना। ये कहीं और का मेंशन टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस एक तरह से शेयर करने वाला हूँ। जो पैटर्न मैंने पूरी फिजिक्स में देखा है वो मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ। सोचो कि अगर हम कभी कोई बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, तो बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए क्या हम ऐसे करते हैं कि एक कमरा बनाया, फिर उस एक कमरे में हमने ईंटें रखी, फिर ईंटों के बाद प्लास्टर किया, फिर पेंट किया, फिर लाइट करी, इलेक्ट्रिसिटी, फिर फ्लोर बनाया, और फिर उसके बाद दूसरा नहीं कमरा शुरू करें, उसमें भी सारा काम अलग अलग करें। ऐसा करते हैं नहीं क्या? सर। नहीं करते। नहीं। हम लोग पूरे बिल्डिंग का कंक्रीट वर्क एक साथ करते हैं, मेन स्ट्रक्चर। देन हम लोग नहीं। कंक्रीट वर्क के बाद ईंट वाला काम करते हैं, देन इलेक्ट्रिसिटी काम, प्लम्बिंग वर्क। देन हम लोग कहीं ना कहीं उसमें छपाई वाला जो काम होता है, प्लास्टर वाला, देन उसमें पुट्टी वाला, देन पेंट वाला। एक सीक्वेंस होता है उसको समझने का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहली जो मैं बोलूंगा कि सबसे पहले कि हम लोग सीक्वेंस डिसाइड करें कि कैसे पढ़ना चाहिए। और सीक्वेंस में मैंने दूसरी बात बताई कि कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं जिन स्ट्रक्चर्स को एक साथ समझ लेना ज्यादा समझदारी है, बजाय कि बार बार हर टॉपिक में आए तो हम उनको समझे, है ना। सीक्वेंस। एंड दूसरी बात मैंने कहा स्ट्रक्चर। उन स्ट्रक्चर की बात करना है कि बड़े बड़े पैटर्न्स कौन से हैं जो फिजिक्स के हर टॉपिक में आते हैं। उन पैटर्न्स की बात करने वाला हूं कि हर टॉपिक में ऐसे पैटर्न्स आते हैं जिनकी हमें एक साथ बात कर लेना चाहिए, तो ज्यादा सॉलिड पकड़ रहती। कहीं ना कहीं उनको बार बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार ढंग से पढ़ लें। बात समझ रहे? तो पहले तो ये बात मैं करने से पहले मैं पहले तो बता दूं फिजिक्स के हर टॉपिक आमतौर पे उनमें क्या पैटर्न है, फिजिक्स के टॉपिक चलते कैसे हैं। जैसे मैं कह दूं कि कोई भी टॉपिक शुरू होता है, दिमाग में कोई एक टॉपिक ले आओ, लेट अस से ग्रेविटेशन शुरू करते हैं हम लोग, ग्रेविटेशन दिमाग में लाओ, है ना। वो टॉपिक शुरू होता है तो शुरू एक लॉ से या प्रिंसिपल से होता है, साथ में कुछ डेफिनेशंस आती है सपोर्ट करने के लिए, में भी कुछ ओल्डर थ्योरीज भी हम रिकॉल कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में शुरुआत कहां से करते हैं, हम कुछ डेफिनेशन इन्वॉल्व कराते हैं, स्पेशली चार्ज को लेके, कंडक्टर को लेके, इंसुलेटर को लेके डेफिनेशन आई। देन एक लॉ इन्वॉल्व होता है, स्टार्टिंग फंडामेंटल लॉ, चार्ज कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। देन कूलम्स लॉ, सबसे मेन लॉ अगर मैं बात करूं तो कूलम्स लॉ आया। यानी बात एक लॉ से शुरू होगी। क्या हम उसमें कुछ पुरानी थ्योरी यूज करते हैं? बिल्कुल यूज करते हैं। हम लोग वेक्टर अप्रोच यूज करते हैं, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आती है ना। तो ओल्डर थ्योरीज, लॉ, बेसिक प्रिंसिपल और कुछ नई डेफिनेशन, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कब डिफाइन करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या डिफाइन करते हैं? ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, है ना। हम किसी जगह पे रखे हुए यूनिट कूलाम पे लगने वाले फोर्स की बात करते हैं। कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है, उसकी वजह से यूनिट कूलाम पे, तो वो भी एक डेफिनेशन वाला पार्ट है। अब बात आती है कि डेफिनेशन आने के बाद हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बहुत सारे फॉर्मूले डेराइव करते हैं। जरा मैं इसको दिखा सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले कौन कौन से हम लोग डेराइव करते हैं। हम लोगों ने बेसिक थ्योरी पढ़ी, कूलॉम्स लॉ, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मदद से हम लोग बेसिक डेरिवेशन स्टेप्स की मदद से, ये डेरिवेशन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्ट्रक्चर दिमाग में बनना चाहिए कि हम इतने सारे फॉर्मूले डेराइव करते हैं। लाइन चार्ज की वजह से, है ना, लाइन चार्ज की वजह से साइड वाइज, रिंग की वजह से, एक रिंग की वजह से एक्सिस पर, एक हॉलो स्फीयर की वजह से बाहर अंदर, ये डेरिवेशन करते हैं कि नहीं? यस। बात क्लियर है? अब इन डेरिवेशन की मदद से हम कुछ नए कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस की बात कर सकते हैं। अगर हमें कहीं पे ई पता होता है, दैट इज यूनिट कूलाम पे लगने वाला फोर्स, तो फिर क्यू कूलाम पे लगने वाला फोर्स क्यू ई होगा, यानी हम फोर्स ला सकते हैं। इन ई की मदद से हम क्या ला सकते हैं? फोर्स ला सकते हैं। नहीं, अगर हमें कहीं का ई पता है तो हम उस पर फोर्स की बात कर सकते हैं, टॉर्क की बातें कर सकते हैं। यानी इन बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड का पर्पज है कि हम उससे फोर्स की बातें कर पाए, और फोर्स की बातें हमने लॉज ऑफ मोशन में कर रखी है। तो पता है, फोर्स की बातें हमने लॉज ऑफ मोशन में कर रखी है, तो फोर्स को लेके या टॉर्क को लेके मैकेनिक्स शुरू हो जाती है इसी टॉपिक में। क्या इसी टॉपिक में अगर मेन स्ट्रक्चर कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तक आने के बाद
हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से फोर्स लाते हैं और फिर फोर्स पे प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, यानी वो फिर टॉपिक लॉज ऑफ मोशन के आसपास घूमने लगता है, यानी पुरानी थ्योरी रिकॉल हुई, फिर से हम लोग अपने स्ट्रक्चर पे वापस आ जाते हैं। मैं एक टॉपिक की बात नहीं करूं, मैं फिजिक्स के हर टॉपिक में इसी तरह का पैटर्न दिखा सकता हूं, है ना। यानी फिजिक्स कैसे प्रोपोगेट करती है, डेफिनेशन कुछ ओल्डर थ्योरी मिलके एक मैथमेटिकल फॉर्मूले पे आते हैं, मैथमेटिकल एक फॉर्मूला या एक से ज्यादा फॉर्मूले, अच्छा उन फॉर्मूलों की मदद से फिर कुछ सिंपल स्टेप की मदद से हम दूसरे फॉर्मूले डेराइव कर सकते हैं। जैसे हम लोग टॉर्क इन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डेराइव करते हैं, टॉर्क इक्वल टू आता पी साइन थीटा, याद है किसी डाइपोल पे, है ना। तो वो कहां से आया, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन ना बनाते तो शायद फोर्स इक्वल टू क्यू ना आता, और क्यू ना आता तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर करके वो पी साइन थीटा का फॉर्मूला नहीं आता। तो क्या ये करने के पीछे डेफिनेशन जिम्मेदार है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन जिम्मेदार है और मैथमेटिकल फॉर्मूले जिम्मेदार है, तब हम इस पे पहुंचे। अब इसकी मदद से हम फर्दर डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी फ्यूचर में पढ़ते हैं, तो क्या अगर हम पी साइन थीटा ना जानते हो तो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी, याद है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पी कॉस थीटा, है ना, वो हम डेराइव ना कर पाए। यानी ऐसे फिजिक्स आगे बढ़ती है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो बहुत सारी पुरानी थ्योरीज को हम रिकॉल करते हैं, ऐसी चलती है कि नहीं? Yes. अभी क्या है कि हम फिजिक्स को दो चीजों में तोड़ रहे हैं कि इस पूरे पैटर्न को हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा, हर टॉपिक में थोड़ा अलग हो सकता है, जैसे एकदम हूबहू बिल्कुल इसी तरह से नहीं, उन पैटर्न में कुछ कहानियां थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं। कोई भी और टॉपिक सोचेंगे तो लगभग ऐसे ही पैटर्न की पुरानी थ्योरी और नई थ्योरी मिलकर नई नई थ्योरी जनरेट कराती जाती है। तो अब क्या है, कोई रिजल्ट आ जाता है, एक बार मैथमेटिकल रिजल्ट आ गया, तो अब रिजल्ट के साथ जो क्वेश्चन बनते हैं उनको जनरली मैं कहता हूं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। एक नया पैटर्न की बात मैं कर रहा हूं कि रिजल्ट, जैसे मान लिया मैंने कहा कोई रिजल्ट आया F इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये कैसे आया ये हम नहीं जानते लेटर से, लेकिन अगर मास को 1% बढ़ा दें, वेलोसिटी को 2% बढ़ा दें, रेडियस को 1% घटा दें, तो फोर्स कितने परसेंट बदलेगा, क्या इस बात का कॉन्सेप्ट से लेना देना है क्या? नहीं। अगर मैं कह दूं वेलोसिटी डबल कर दी तो फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा, क्या इस बात का लेना देना फिजिक्स से है क्या? दिस इज नॉट फिजिक्स, ये फिजिक्स का लेना देना ये है कि ये आया कैसे है। हम डिफरेंट मैथमेटिकल स्टेप लेके फॉर्मूले पे पहुंचे और वो फॉर्मूला लेटर से एम वी स्क्वायर बाई आर आ गया। अब कोई कहते वेलोसिटी डबल करने पे फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। तो क्या इसका लेना देना फिजिक्स से, इस क्वेश्चन का लेना देना नहीं है। अगर मैं कह दूं वेलोसिटी में हम 2% का चेंज लाएं तो फोर्स में कितने परसेंट का चेंज आएगा, हम स्मॉल परसेंट चेंज में पता है पावर से सीधे लिख सकते हैं, वो ट्वाइस 2% का फर्क आएगा, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी परसेंटेज। इसकी मैथमेटिकल बातें बाकायदा मैंने उनके टॉपिक्स बनाए हुए हैं, है ना। इसका मैं टॉपिक बताऊं जो मैं बात कर रहा हूं, एल्जेब्रिक डिसीजन, है ना, जिसमें हम लोग इंक्रीज डिक्रीज और एल्जेब्रिक डिसीजन में हम लोग बात करते हैं कि इंक्रीज डिक्रीज परसेंट चेंज। क्या हर टॉपिक में ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि एक क्वांटिटी पहले कुछ थी, अगर दूसरी क्वांटिटी पे इतना फर्क ला दिया तो उसमें कितना चेंज आ गया, कितना परसेंट चेंज आ गया, कितना इंक्रीज कर गया, कितना डिक्रीज कर गया। क्या ये किसी एक टॉपिक की कहानी की हर टॉपिक की कहानी है? क्या हर टॉपिक में ऐसा होता है कि अगर मैंने F इक्वल टू एम वी स्क्वायर या कोई फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है तो वेलोसिटी को 2% बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी में कितना फर्क पड़ेगा? हर टॉपिक में होता है। क्या मैं मॉडर्न फिजिक्स का कोई फॉर्मूला उठा दूं, मान लिया मैं कहता हूं कि एक फॉर्मूला रेडियस इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड, एक फॉर्मूला आता है जिसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट से लेना देना है, नंबर ऑफ ऑर्बिट डबल हो गया तो रेडियस पे कितना फर्क पड़ेगा। क्या इस टॉपिक का लेना देना कॉन्सेप्ट से है, इस आंसर का लेना देना, इस क्वेश्चन का लेना देना कॉन्सेप्ट से नहीं है, दैट इज प्योरली मैथमेटिकल। फिर से हम लोग अपने स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं कि अगर हम रिजल्ट पे पहुंचे हैं, रिजल्ट किसी भी स्टेप पे हो सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूला पे, सेकेंड ऑर्डर फॉर्मूला पे या थर्ड ऑर्डर फॉर्मूले। जब मैं कहता हूं फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूला, इसका मतलब वो डायरेक्ट बेसिक लॉ से आया है। जब मैं कहता हूं सेकेंड स्टेप फॉर्मूला, इसका मतलब वो बेसिक से भी थोड़ा एडवांस है, यानी इस थ्योरी और पुरानी थ्योरी को मर्ज करके आया है। जब मैं टर्सरी फॉर्मूले की बात करता हूं, इसका मतलब इस थ्योरी और पुरानी थ्योरी को यूज करके आया है। तो वो किसी लेवल पे फॉर्मूला हो सकता है, किसी भी लेवल पे फॉर्मूला होगा, लेकिन एक बात पक्की है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन उससे जनरेट होंगे, इसका फिजिक्स से लेना देना नहीं है। जब ये अलग है तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें हमें अलग से कर लेना चाहिए। इसका मैंने बाकायदा एक टॉपिक बनाया है, वो टॉपिक मैं
चलो थोड़ा सा दिखा देता हूं कैसे मैंने टॉपिक बनाया है। मैथ्स फॉर फिजिक्स, इसमें बेसिकली केवल मैथमेटिकल डिसीजन है। इतने तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ए बढ़ जाए बी बढ़ जाए तो इंक्रीज डिक्रीज, या एक सिचुएशन में A1 B1 C1 क्या है, एक सिचुएशन में A2 B2 C2 कुछ और, उनका कंपैरिजन किया, रेशियो बताओ। दिस इज नॉट रिलेटेड विद फिजिक्स। अगर इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि कोई क्वांटिटी है ना, उसमें A 2% बढ़ गया B 2% बढ़ गया तो Q पे क्या फर्क पड़ेगा। कई बार परसेंट इंक्रीज डिक्रीज पे बातें होती है। तो क्या ये सारी बातें हर चैप्टर से एसोसिएटेड हैं कि नहीं है? मैं कह रहा हूं ये एक बिग पैटर्न है कि नहीं जो पूरी फिजिक्स में आता है, या तो हम इसकी अलग अलग हर टॉपिक में उलझे या एक बार में समझ लें कि ऐसे डिसीजन लेते कैसे। दिस इज वन टॉपिक जिसको मैं एक क्लास में जनरली खत्म करता हूं। एक या सवा क्लास, मान लो अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो 1.5 क्लास लगेगा, यानी 2 घंटे में पूरा खत्म हो जाता है ना। और इसके बाद पूरी फिजिक्स में कभी भी इस तरह की समस्या नहीं आती है। दिस इज वन पैटर्न। चलो हम लोग वापस आते हैं अपने उसी स्ट्रक्चर पे, है ना। अभी एक और पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं। 5 बेसिक पैटर्न है एक्चुअली में। पहला मैंने बताया एल्जेब्रिक डिसीजन, जो अभी अभी मैंने बात करी कि परसेंट चेंज इंक्रीज डिक्रीज, है ना, वो सारी बातें। दूसरा अगला पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं, रेट स्लोप डिफरेंशिएशन बेस्ड प्रॉब्लम। इसको समझते हैं, थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाते हैं। दुनिया में अगर कोई चीज है, जब मैं कहता हूं कोई चीज तो कुछ भी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, वॉल्यूम, कुछ भी, क्या दुनिया में कोई भी चीज है, यहां तक कि हम, हमारी एज, हर चीज बदल रही है। मतलब पहली बात आती है कि वो कोई चीज है वाली चीज को हम हाइट में दिखाते हैं। जैसे मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट में दिखा रहा हूं टाइम के रिस्पेक्ट में, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम ग्राफ बनाते हैं। जब भी y एज ए फंक्शन ऑफ x बनाते हैं तो x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने कहा x टाइम है और टाइम के साथ में डिस्टेंस बना रहा हूं, ठीक है, ऐसा ग्राफ हो सकता है। मैं कहता हूं ये ओवर है, ओवर वर्सेस रन ग्राफ बना रहा हूं। आईपीएल चल रहा है इसलिए ये एग्जांपल मेरे दिमाग में आता है कि ओवर के साथ साथ रन चेंज हो रहे हैं। तो क्या ये हाइट, पहली चीज आती है हाइट। ग्राफ में हाइट का क्या मतलब होता है? हाइट का मतलब होता है y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y फॉर द वैल्यू ऑफ x, फॉर द वैल्यू ऑफ x, है ना। जैसे मैं कह दूं थर्ड ओवर में 15 रन है ना, फोर्थ ओवर में 20 रन है, ऐसे। तो क्या बताओ, पहली चीज आएगी रन, कितने रन हैं, यानी क्वांटिटी की बात आएगी, हाइट। दूसरी बात आएगी कि रन कितनी तेजी से बदल रहे हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या ये एक नेचुरल बात है कि नहीं? कोई चीज है तो उसमें बदलाव होगा, है ना। अगर मैं कहता हूं कि मैंने देखा कि इसमें 20 रन बदले, 20 रन बदले कितने ओवर में? 4 ओवर में। तो क्या बताओ 20 डिवाइड बाई 4, 5 रन पर ओवर, ऐसा एक टर्म आएगा कि नहीं? अब थोड़ी देर के लिए फिर से फिजिक्स में आते हैं। 20 डिस्टेंस कवर हुई है 4 सेकेंड में, तो उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। 20 का वेलोसिटी चेंज हुआ है 4 सेकेंड में, तो उसका एक्सेलरेशन होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 20 का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, 20 का मोमेंटम चेंज हुआ है 4 सेकेंड में, तो उसमें फोर्स होगा, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। कभी ये ऐसे रेट से पूरी फिजिक्स भरी पड़ी है। तो ये क्या फिजिक्स का इशू है या एक मैथमेटिकल पैटर्न है जो पूरी फिजिक्स से एसोसिएटेड है? मैथमेटिकल पैटर्न है। अब क्या है, वो रेट स्लो हो सकता है, फास्ट हो सकता है। ये क्या इन दोनों ग्राफ में समझ पा रहे हैं कि सेम एक्स चेंज के लिए वाई चेंज बड़ा है तो ये फास्ट हो गया, एम आई राइट। इसके मुकाबले इसका रेट ज्यादा है, इस ग्राफ का रेट 2 रेट 1 से ज्यादा है, एम आई राइट। अगर एक लाइन ग्राफ है तो उसमें रेट कांस्टेंट होता है। जैसे तुमने बता दिया था कि 3 ओवर में 15 रन तो 4 ओवर में 20 रन क्यों होंगे? क्यों? क्योंकि इसका रन रेट कांस्टेंट है। अच्छा, रन रेट को क्या लैंग्वेज में, ग्राफिकल लैंग्वेज में टेन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? टेन थीटा होता है डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, एम आई राइट। टेन थीटा होता है डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। इसी को मैं कह सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी को क्या हम लिख सकते हैं कैलकुलस की लैंग्वेज में? जब डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल होता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, तो हम इसको कैलकुलस की लैंग्वेज में dy बाई
dx लिखते हैं, है ना। ऐसी बात अभी हम लोगों ने थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन मोशन के टाइम करी थी। बेसिकली ये dy बाई dx का मतलब है कि छोटा सा y चेंज फॉर छोटा सा x चेंज। दिस इज डेल्टा y स्मॉल, दिस इज डेल्टा x स्मॉल, तो इसका कुछ टेन थीटा आएगा। अच्छा मैं बता दूं, जब तक लाइन ग्राफ है तो चाहे छोटे ट्राइंगल से टेन थीटा लाओ चाहे बड़े ट्राइंगल से टेन थीटा लाओ, क्या वो टेन थीटा अलग अलग होंगे? No, sir. नहीं होंगे, सेम आएंगे कि नहीं? Yes. लेकिन जब कर्व हो जाता है तो अगर मेरे को एक टेन थीटा ये है, एक टेन थीटा ये है, एक टेन थीटा ये है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्या बताओ फर्स्ट का टेन थीटा सेकेंड का टेन थीटा, यानी इधर ये टेन थीटा ये टेन थीटा, ये सेम है क्या? No, sir. किसका ज्यादा है? हाँ, रेट ऑफ 3 रेट ऑफ 1 में कौन सा रेट ज्यादा है? 3. अगर मैं यहां डेल्टा वाई देखूंगा फॉर द सेम डेल्टा एक्स, है ना, ये ज्यादा है। अगर उतने ही डेल्टा एक्स के लिए अगर मैं यहां डेल्टा वाई देखूंगा तो कम आएगा, तो रेट 3 ज्यादा है। यानी रेट होता है और रेट वेरिएबल हो सकता है। यहां रेट कैसे थे इन दोनों ग्राफ में? इन दोनों ग्राफ में रेट कैसे थे? कांस्टेंट थे। इसमें रेट कैसा हो गया? वेरिएबल होगा, और वेरिएबल हो गया तो यहां से कैलकुलस की शुरुआत होती है। ये रेट हम कैसे लाते हैं? अगर हमें y एज ए फंक्शन ऑफ x पता हो तो हमें dy बाई dx करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो रेट निकलेगा। क्या ये एक पैटर्न है जो पूरी फिजिक्स से एसोसिएटेड है? मैं दिखा सकता हूं कि कितने ऐसे टर्म हैं जहां पे हम लोग रेट की बात करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने ये डेफिनेशन दी है, इस तरफ केवल इसमें ध्यान दें। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका नाम रखा गया है। हर चीज, हर रेट का नाम नहीं रखा गया, इसका नाम रखा गया है। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है वेलोसिटी। रेट ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये क्या होता है? फोर्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एवरेज फोर्स पोटेंशियल एनर्जी की मदद से, तो डेल्टा यू बाई डेल्टा आर, ये पोटेंशियल जी कॉन्सेप्ट कभी बताएंगे। पावर होता है डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन पावर होता है। कुछ याद आ रहा है इस तरह के पैटर्न? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइट, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। जब हम फ्लूइड पढ़ेंगे तब वेलोसिटी ग्रेडियंट की बातें करेंगे, है ना। निगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ये भी कहीं ना कहीं आएगा। इतने तरह के रेट की बात हम पूरी फिजिक्स में करते हैं, तो क्या रेट ये फिजिक्स का पार्ट तो है। अलग अलग टॉपिक में हम अलग अलग फीलिंग डेवलप करेंगे, लेकिन ये पूरा एक पैटर्न है जिसको अगर हम एक बार डील कर लें ढंग से यूजिंग डिफरेंशिएशन, यानी पहले हम डिफरेंशिएशन मैथ पढ़े और फिर रेट वाले क्वेश्चन पढ़े, और इससे एसोसिएटेड एक बात और होती है मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसी से एसोसिएटेड है। तो ये सारे पैटर्न हम एक साथ कवर कर सकते हैं। तो मैंने दूसरे बिग पैटर्न की बात करी है, रेट स्लोप डिफरेंशिएशन बेस्ड प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। पहला था एल्जेब्रिक डिसीजन, दूसरा था रेट, तीसरा एक बेसिक पैटर्न जो पूरी फिजिक्स में नजर आएगा। अच्छा, दो पैटर्न की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये पैटर्न फिजिक्स में मेंशन्ड है। एक तो यूनिट एंड डायमेंशन पूरी फिजिक्स से एसोसिएटेड है कि नहीं? हर जगह टर्म आते हैं तो हम उसकी यूनिट की बात करते हैं, उसके डायमेंशन की बात करते हैं। और वेक्टर्स एक टॉपिक है जिसमें जब जब वेक्टर क्वांटिटी आती है तो हमें वेक्टर अप्रोच लगाना पड़ता है ना। तो ये पैटर्न तो खैर हर कोई पढ़ाता है, लेकिन ये जो तीन बेसिक पैटर्न है ये मैंने अलग से निकाल के रखे हैं, जिनके एक एक डेढ़ क्लास में मैं कवर कराता हूं, जिससे पूरी फिजिक्स थोड़ा लाइट हो जाएगी। फिजिक्स में जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, मैथ्स पे ध्यान नहीं देंगे। बेसिकली इनके मैथमेटिकल पैटर्न, स्पेशली इन तीन कैटेगरी के मैथमेटिकल पैटर्न हम लोग एक साथ डील कर लेंगे। ये फायदा है इससे कि हमें उस समय ये नहीं सोचना कि रेट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे, परसेंट इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन क्या है। इतने तरह के क्वेश्चन हम हर टॉपिक के लिए एक बार में एक साथ डील कर लेंगे। खैर, इससे ये भी आसान हो जाता है मेरे लिए कि टॉपिक को मैं जल्दी खत्म करा सकता हूं, यानी क्योंकि टाइम कम बचा है तो इन पैटर्न में बात करने से मेरा काम टॉपिक में आसान हो जाएगा। प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट इंटीग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम, ये पैटर्न मुझे ऐसे समझाना पड़ेगा। सोचो कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड की, या चलो अभी मैं आईपीएल से शुरू करता हूं। 4 रन पर ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं, 4 रन पर ओवर के हिसाब से। तो बताओ 5 ओवर में कितने रन बनेंगे? 20। तुम्हारे दिमाग में एक फंडामेंटल फीलिंग आई कि मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला। क्यों? एक के लिए पता तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे 4 मीटर पर सेकंड से कोई चल रहा है तो 5 सेकंड में कितना चलेगा? अरे 4 मीटर पर सेकंड तो 5 सेकंड में ज्यादा चलेगा, 20 मीटर।
ये अगर मैं कहूं 4 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी चेंज आ रहा है पर सेकेंड, देखो जब मैं कहता हूं वेलोसिटी चेंज पर सेकेंड दैट इज एक्सेलेरेशन, यानी दिस इज एक्सेलेरेशन, तो बताओ 5 सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज आ जाएगा, है ना? क्या बात समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं 4 वॉट की एनर्जी है, 4 जूल पर सेकेंड की एनर्जी कहीं प्रोपोगेट कर रही है या कहीं फ्लो कर रही है, 4 जूल पर सेकेंड, तो बताओ 5 सेकेंड में कितनी एनर्जी फ्लो कर जाएगी? मल्टीप्लाई वाली फंडामेंटल फीलिंग आई, यानी मल्टीप्लीकेशन इज अ फंडामेंटल फीलिंग। जब एक के लिए चीज पता हो तो ज्यादा के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो मैंने उस चीज को लिख दिया Q इक्वल टू वाई इंटू एक्स। ऐसी एक रिक्वायरमेंट जिसमें Q इक्वल टू वाई इंटू एक्स आता है, ऐसा मैं कुछ यहां लिख देता हूं, Q इक्वल टू समथिंग y इंटू एक्स या के वाई इंटू एक्स, कॉन्स्टेंट तो हर जगह आ जाते हैं। ये एक फंडामेंटल फीलिंग है कि नहीं, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला। अच्छा, जहां जहां मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले फिजिक्स में आते हैं वहां कहने की जरूरत नहीं है कि सिंपल प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले को कभी कभी हम सम ऑफ प्रोडक्ट से डील करते हैं। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि मेरा पास 3 सेकंड के लिए बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से चली, या चलो फिर से आईपीएल में आए, 3 ओवर के लिए 2 रन पर ओवर से खेला गया। कोई हल्का सा खिलाड़ी था जो अच्छे से खेल नहीं रहा था, या 3 ओवर तक उसका फॉर्म नहीं आया, तो 2 रन पर ओवर के हिसाब से चला। ठीक है, आईपीएल देखती हो? कभी कभी देखती हूँ। कभी कभी, तो अच्छी बात है, मेरा एग्जांपल समझ आएगा। नेक्स्ट 1 ओवर के लिए 6 रन पर ओवर के हिसाब से, यानी इस ओवर में 6 रन बने। नेक्स्ट 3 ओवर के लिए 4 रन पर ओवर के हिसाब से, नेक्स्ट 4 ओवर के लिए 6 रन पर ओवर के 5 रन पर ओवर के हिसाब से, इसके बीच में कहीं 5 होगा। ठीक है, ऐसे आईपीएल खेला गया। तो कोई पूछे बताओ पूरे 11 ओवर में कितने रन बने, तो सोचो हम क्या 3 ओवर के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ओवर के लिए 6 से मल्टीप्लाई, 3 ओवर के लिए 4 से मल्टीप्लाई, क्या ये सम ऑफ प्रोडक्ट बन गया कि नहीं? यस सर। यानी सिंपल प्रोडक्ट डेफिनेशन होती है सम ऑफ प्रोडक्ट। ऑब्वियस बात है कि हमें करना ही चाहिए। जैसे हमने एक फॉर्मूला अभी एक क्वेश्चन किया था कि एक पार्टिकल ए से बी जाता है v1 स्पीड से, और फिर बी से सी जाता है v2 स्पीड से, याद आया? तो क्या बताओ इतनी देर के लिए अगर हमें s इक्वल टू वी लगाना पड़े, है ना, और यहां का भी डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो v2t करना पड़ेगा, v1t और v2t, इतना डिस्टेंस टोटल कवर हुआ कि नहीं? बात समझ रहे? इसी में कह दें कि अगर मैं कह दूं कि 3 सेकंड के लिए 2 मीटर पर सेकंड स्पीड है, अगले 1 सेकंड के लिए 6 मीटर पर सेकंड है, इसी में मैं वेलोसिटी की बात कर सकता हूं, तो v1 इंटू टी, v2 इंटू टी, v3 इंटू टी, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या ये एक फंडामेंटल फीलिंग है जो लगभग हर टॉपिक से कनेक्ट हो रहा है? यस। और भी टॉपिक में याद दिला रहा हूं, कहां कहां मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मूले होते हैं। वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस, याद है? इसके अलावा जो अभी अभी मैंने बताया, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलेरेशन इनटू टाइम, है ना, वर्क डन इक्वल टू पावर इनटू टाइम। इसके अलावा कुछ ये फॉर्मूले हैं, वर्क डन इक्वल टू पावर इनटू टाइम, या एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, है ना। ऐसी जगहों पे हम प्रोडक्ट को सम ऑफ प्रोडक्ट में भी करते हैं। अभी मैंने इतनी बात बताई, प्रोडक्ट को सम ऑफ प्रोडक्ट में भी करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि चीजें अगर वेरिएबल होने लगे, यानी x के साथ साथ y वेरिएबल होने लगे, तो जो ये क्या बताओ प्रोडक्ट का मतलब एरिया होता है कि नहीं? फिर से बताओ जरा, ये y हाइट है और x बेस है, तो प्रोडक्ट का मतलब y इंटू हाइट इंटू बेस, ये एरिया हो गया? नहीं, यहां भी ये एरिया हो गया, है ना। तो अगर y x के साथ साथ वेरी करने लगे तो क्या बताओ, अब ये y इंटू डी एक्स, ये जनरल एरिया हो गया। y इंटू डी एक्स का मतलब हुआ ये छोटा सा एरिया, y इंटू डी एक्स का मतलब हुआ छोटा सा एरिया। और ऐसा एरिया अगर मैं शुरू से लगा के किसी 10 सेकेंड तक या 11 सेकेंड तक निकालना चाहता हूं, तो हम इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से 11 के लिए। दिस इज इंटीग्रेशन। क्या ये एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है कि जब y x के साथ साथ वेरी करने लगेगा तो सम ऑफ प्रोडक्ट ही इंटीग्रेशन बन जाता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ही इंटीग्रेशन बन जाता है। दिस इज एरिया ऑफ y x ग्राफ। अगेन दिस इज एरिया ऑफ y x ग्राफ। मैं बता दूं, यहां एरिया हम ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं, इसके लिए इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। यहां एरिया हम ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं, इसके लिए इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। यहां भी एरिया हम इंटीग्रेशन से नहीं निकालेंगे, ज्योमेट्री से निकालेंगे, क्योंकि इसके नीचे एक ट्रेपेजियम बना है, या ट्राइंगल और स्क्वायर की मदद से, रेक्टेंगल की मदद से हम ये पूरा एरिया कवर कर सकते हैं। लेकिन ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए जब कोई y x का फंक्शन हो जाए, या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप हो जाए, यानी ऐसा हो जाए कि वो कर्व ग्राफ हो जाए, तब ये वाला एरिया या ये वाला सम ऑफ प्रोडक्ट
हम केवल और केवल इंटीग्रेशन से कर सकते हैं। यहां हमें इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। और इसी कैटेगरी के लिए प्रोडक्ट कैटेगरी 4 जिसको मैं कह रहा हूं, जिसमें y ऐसा ग्राफ आता है जो लाइन नहीं होता है, कर्व होता है, ऐसे फंक्शन के लिए हमें इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। क्या फंडामेंटल रिक्वायरमेंट समझ आ रही? दिस इज अ रिक्वायरमेंट जो एक टॉपिक की नहीं है। जब जब मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले आएंगे तब तब हमें ये काम करना पड़ेगा। तो क्या हमें हर टॉपिक में जा जाके करना चाहिए या इसको एक बार हमें ढंग से समझ लेना चाहिए? क्या लगता है? एक बार ढंग से समझ लेना चाहिए, ठीक है ना। और फिर हम इतने तरह की सारी बातें सेंटर ऑफ मास में, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में, जगह जगह इन बातों को इंटीग्रेशन की मदद से समझ सकते हैं, है ना। इंटीग्रेशन का मैथमेटिक्स करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का मीनिंग समझना पड़ेगा, तो ये बात समझ में आ जाएगी। यानी हम लोग अभी ये समझ गए हैं कि ये 3 बेसिक पैटर्न कौन से हैं, और इन 3 बेसिक पैटर्न्स को मैं 3 सीपीटी के जरिए ये तीनों चीजें करा दूंगा, जिससे पूरी फिजिक्स बहुत स्मूथ हो जाएगी। फिर हमारा मेन काम क्या रह जाएगा? मेन काम रह जाएगा इस पैटर्न को समझना, जो हर टॉपिक में थोड़ा डिफरेंट होता है। यानी ये स्ट्रक्चर को समझना। व्हाट इज कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट है क्या कि टॉपिक कैसे कैसे प्रोपोगेट किया है, और जब लैंग्वेज हम पढ़ें तो हमें समझ आ जाए कि वो इस सेक्शन से लिया गया है, इस रिजल्ट से लिया गया है, या हमें डिराइव करके नया ये स्टेप फॉलो करके इस आंसर पे पहुंचना पड़ेगा, है ना। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को मैं अलग कर रहा हूं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे होते हैं? जो स्ट्रक्चर की मदद से आते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर हमें टॉपिक का नहीं पता, हमने टॉपिक डिटेल में नहीं पढ़ा, एक एक कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं समझा, तो हम कभी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। और जो मैथमेटिकल पैटर्न वाले क्वेश्चंस हैं, जो अभी अभी मैंने बताए 5 पैटर्न, क्या इन पैटर्न के लिए हमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है क्या? इन 5 पैटर्न के लिए फिजिक्स के कॉन्सेप्ट ना भी पता हो तो हम इन 5 पैटर्न पे काम आराम से कर लेते। मैं बता दूं 30% ऑफ द टोटल क्वेश्चन जो नीट में आए हैं वो मैं इन 5 पैटर्न में देख रहा हूं। मोर देन 30%, 40% क्वेश्चन आज ही के दिन मैंने एक बैच में नीट के क्वेश्चन निकाल निकाल के फिट किए, मैं दिखाता हूं अभी। तो इतने सारे क्वेश्चन थे जो केवल और केवल मैथमेटिकल रिजल्ट बेस्ड थे। तो इतने क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद बात आती है कॉन्सेप्ट की। तो जब हम अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे तभी वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं।